आप सबका स्वागत है हमारे चैनल अर्न लर्निंग पाठशाला में, जिसमें हमने पिछली क्लास में मेटलर्जी का पार्ट 1 पढ़ा था। आज हम मेटलर्जी का पार्ट 2 पढ़ेंगे। जेई मेंस और नीट के लगातार सवाल हम डिस्कस करते रहेंगे ताकि एक कंटिन्यूटी रहे और आप लोगों को पैटर्न पता चले कि किस किस टॉपिक में अलग अलग टाइप के क्या क्या सवाल पूछे जा सकते हैं। एटॉमिक स्ट्रक्चर हम डिस्कस कर चुके हैं। जो बच्चा इन्वॉल्व नहीं हो पाया था और डिस्कशन में, हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखी है एटॉमिक स्ट्रक्चर की, उसको क्लिक करें, दबाएं और आपको पता चल जाएगा कि एटॉमिक स्ट्रक्चर में क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जिसको डिस्कस करने लायक है। मेटलर्जी का पार्ट 1 हो चुका है, स्टार्ट करते हैं पार्ट 2 से। Question number 1. In the extraction of copper from its sulfide ore, metal is finally obtained by the oxidation of cuprous sulfide will be. आप डायरेक्टली आपको Cu2S से अगर कॉपर लेना है तो आप ऐसा क्या करोगे? तो अपन सब लोग जानते हैं कॉपर के अंदर एक एबिलिटी होती है, कॉपर के साथ साथ वही एबिलिटी Pb और Hg में भी होती है। जिसने पिछला पार्ट 1 देखा होगा उसको पता होगा इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, सेल्फ रिडक्शन। ये इन 3 तरीके के मेटल में होता है। इसका मतलब Cu2S Cu2O से ही आपस में क्या हो सकता है, रिड्यूस होके कॉपर बना सकता है और क्या बन जाएगा, SO2। तो पहले वाले जो जेई के सवाल थे उसमें प्रोडक्ट पूछा था, इस बार सवाल क्या पूछा है कि रिएक्टेंट क्या होगा Cu2S के साथ। तो आप देख रहे हो बच्चों, कंसेप्ट सेम है। इसका मतलब अगर हम प्रीवियस क्वेश्चन पे बहुत अच्छे से ध्यान दें तो आगे आने वाले क्वेश्चंस कितने सही हो सकते हैं इसकी अंदाजा आप लगा ही सकते हो इस क्वेश्चन से। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, Cu2। सेल्फ रिडक्शन प्रोसेस के थ्रू आप इसमें रिडक्शन कर सकते हो कॉपर का सल्फाइड से, सिंपल कॉपर वाली स्टेट में। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2। इन द लीचिंग मेथड bauxite ore is digested with concentrated solution of NaOH। बॉक्साइट को concentrated NaOH के साथ क्या करा है, एडिशन कराया गया है और उससे एक नया कंपाउंड बना X। आप सब लोग जानते हैं बॉक्साइट जनरली रेड बॉक्साइट होता है। रेड बॉक्साइट को अगर आपको थोड़ा सा लीचिंग प्रोसेस पता हो तो अब अपन NaOH यूज करते हैं, उससे अपना सोडियम एल्यूमिनेट बनता है जिसको अपन NaAlO2 कहते हैं। इसको बोलते हैं सोडियम मेटा एल्यूमिनेट, ठीक है। और या तो आप ऐसे बोल सकते हो NaAlO2.2H2O बन जाना, या फिर आप क्या कर सकते हो NaAlOH4 इस पूरे कॉम्प्लेक्स को भी बना सकते हो, या NaOH2.2H2O बन जाएगा किससे, रेड बॉक्साइट से प्लस NaOH से। इससे एक फायदा होता है, जो हमारी इम्प्योरिटी है तो Al तो क्या चल जाएगा सॉल्यूशन फॉर्म में, और बाकी इम्प्योरिटी क्या हो जाएगी, रेसिड्यू। तो आप इसको क्या करते हो, फिल्ट्रेशन इस्तेमाल कर सकते हो और इसको फिल्टर्ड आउट कर सकते हो इस सॉल्यूशन को। किस सॉल्यूशन को, इस कॉम्प्लेक्स के सॉल्यूशन को, ठीक है। अब इस कॉम्प्लेक्स में CO2 पास कराया जिससे कि वो जो बेसिक सॉल्यूशन था वो एसिडिक हो जाए थ्रू द एक्वस सॉल्यूशन ऑफ X मतलब आपका ये हो गया। हाइड्रेटेड कंपाउंड ऑफ Y इज फॉर्म, थोड़ा सा और ठंडा कर देते हैं तो आपका हाइड्रेटेड फॉर्म क्या बन जाता है, क्रिस्टलाइजेशन हो जाता है टाइम के साथ, और क्या बन जाता है Al2O3.2H2। इसको अपन हाइड्रेटेड फॉर्म कहेंगे। तो Al2, अच्छा इसमें कोई फिक्स नहीं है पानी की कितनी अमाउंट जुड़ेगी, तो X अमाउंट अपन बोलते हैं जनरली। तो इस हिसाब से आंसर फिर अपना क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। तो बच्चों
बहुत आसान सा सवाल था लीचिंग मेथड के ऊपर। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। व्हेन मेटल M is treated with NaOH, a white gelatinous precipitate X is obtained which is soluble in excess of NaOH। तो हाइड्रोक्साइड तो ये भी बनाएगा, हाइड्रोक्साइड ये भी बनाएगा, हाइड्रोक्साइड ये भी बनाएगा, ये भी बनाएगा। अब इसने बोला है कि एक्सेस ऑफ NaOH पे क्या हो जाता है, डिसॉल्व। इसका मतलब ये तो फिक्स हो गया कि FeOH होल थ्राइस तो नहीं होगा, और अपना ये तो वैसे ही सॉल्युबल होता है, तो इसको तो भूल ही जाओ। इसका मतलब हमारे को डाउट किस में हो रहा है, Al और Zn में, क्योंकि ये दोनों के दोनों कॉम्प्लेक्स बना देते हैं। ये भी बना देता है LOH होल 4 माइनस एक्सेस ऑफ NaOH में। बाकी पहले प्रेसिपिटेट बनाता है AlOH होल थ्राइस, ये भी आपका ZnOH2 बनाता है, और ये भी अपना कॉम्प्लेक्स बनाता है ZnOH होल ट्वाइस, और फिर ये -4 ऐसे बनाता है, जिसमें जिंक आपका +2 होता है। अब कंपाउंड X, मतलब ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, AlOH होल थ्राइस भी हो सकता है, ZnOH होल ट्वाइस भी हो सकता है। Heated strongly given oxide which is used in क्रोमेटोग्राफी, क्रोमेटोग्राफी के तौर पे अपना Al2O3 यूज होता है, और ये हीटिंग देने पे आपका क्या यूज प्रोड्यूस करता है, Al2O3। तो क्रोमेटोग्राफी में आपको ध्यान भी रखना है, एड्सॉर्बेंट के तौर पे एक तो अपन पेपर इस्तेमाल करते हैं, एक सिलिका जेल इस्तेमाल करते हैं, और तीसरी चीज जो अपन काफी कॉमनली इस्तेमाल करते हैं वो है Al2O3। इस हिसाब से, या फिर जिसको अपन AlOH होल थ्राइस भी बोल सकते हैं, तो उस हिसाब से आंसर क्या हो जाएगा, 1। तो मेन तो यही लाइन थी जिस लाइन ने पूरा आंसर निकाल दिया, बाकी सब लाइनें तो हो सकता है कंफ्यूज करें। और जिस बच्चे को अगर याद है कि व्हाइट जिलेटिनस प्रेसिपिटेट AlOH होल थ्राइस का बनता है, उसका भी डायरेक्ट आंसर आ सकता है। तो इनऑर्गेनिक में अगर आप एक लाइन भी अच्छे से आंसर अच्छे से पढ़ लो, उससे पूरा आंसर निकल सकता है। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। और that contains both iron and copper, ऐसा कौन सा ओर है जिसमें आयरन और कॉपर दोनों होते हैं। एक ही ओर ऐसा है जिसका फॉर्मूला है CuFeS2, इसी का नाम क्या होता है, कॉपर पायरेट। तो आंसर क्या हो जाएगा, सेकेंड। तो सिंपल और का क्वेश्चन था, बस आपको और याद होने चाहिए। और कैसे याद करने उसका तरीका मैं पिछले पार्ट में बता चुका हूं कैसे याद करने। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग गिवन एलिगम डायग्राम इज। अगर आपको किसी भी चीज का देखना है कि कौन किसको रिड्यूस कर सकता है, इसमें रिड्यूसिंग एजेंट कौन होगा, किसका ऑक्सीडेशन होगा, उसके लिए सबसे बेस्ट तरकीब मैंने आपको बताई थी कि एट एनी स्पेसिफिक टेम्परेचर पे एक चीज देख लो, जो नीचे होगा उसका ऑक्सीडेशन, और जो ऊपर होगा उसका क्या करेंगे हम, रिडक्शन। जब ये चीज करेंगे तभी तो हमारी नेट डेल्टा जी क्या आएगी, या डेल्टा जी नॉट क्या आएगी, <0, मतलब स्पॉन्टेनियस। स्पॉन्टेनियस तभी तो आएगी आपकी जिस समय नीचे वाले का ऑक्सीडेशन अच्छे से होगा और ऊपर वाले का रिडक्शन होगा, तभी तो डेल्टा जी नेगेटिव आएगी, तभी रिएक्शन क्या होगी, स्पॉन्टेनियस। अब सारे ऑप्शन को देखते जाओ, सब चीजें अपने आप पता चलती जाएगी आपको। एट 1400 डिग्री सेल्सियस, 1400 डिग्री सेल्सियस भैया ये आ गया बीच में कहीं ऐसा कुछ। कंपेयर किसको कर रहा है, Al कैन बी यूज्ड फॉर द एक्सट्रैक्शन ऑफ Zn फ्रॉम ZnO, मतलब ZnO से Al प्राप्त कर रहे हैं, Al की मदद से क्या क्या प्राप्त कर रहे हैं अपन, ZnO। तो एक अपन एक लाइन खींच देते हैं ट्रांसपेरेंसी, ऐसे खींच दी। अब ये Al यहां पे आ रहा है, ठीक है, और Zn कहाँ आ रहा है, इधर। Al क्या आ रहा है, नीचे, Al का क्या होगा, ऑक्सीडेशन, बस। तो Zn का क्या होगा, रिडक्शन।
तो AL कैन बी यूज्ड फॉर द एक्सट्रैक्शन ऑफ Zn फ्रॉम ZnO। बिल्कुल सही है स्टेटमेंट। ठीक है, आगे देखते हैं। कोक कैन नॉट बी यूज्ड फॉर द एक्सट्रैक्शन ऑफ कॉपर। कोक का है भैया, ये कॉपर, ये कोक है। कोक को यूज नहीं कर सकते कॉपर के एक्सट्रैक्शन में। यूज कर तो सकते हो जब ये वाली लाइन इस वाली लाइन के क्या होगी, नीचे हो जाएगी। और ये वाली लाइन देख सकते हो, ये कार्बन की है और ये किसकी है, कॉपर की है। कार्बन वाली जो लाइन है वो नीचे आ रही है कॉपर से, कब, इस टेम्परेचर के बाद में। इसका मतलब यहाँ पे अपन कोक यूज कर सकते हैं। इसका मतलब ये वाला स्टेटमेंट फॉल्स है, आपने जो भी कहा बेकार है। आ जाते हैं ऑप्शन नंबर 3 पे। एट 800 डिग्री सेल्सियस, 800 मतलब ये वाली लाइन, ठीक है, ये वाला टेम्परेचर। AlCu कैन बी यूज्ड फॉर द एक्सट्रैक्शन ऑफ Zn एंड ZnO। हाँ भैया, कॉपर की और Zn की लाइन कौन सी है, एक तो ये पकड़ ली, और एक का है ये वाली। हाँ भैया, दोनों की पकड़ ली। कौन नीचे भैया, Zn का क्या होगा, ऑक्सीडेशन। कॉपर का क्या होगा, रिडक्शन। Cu कैन बी यूज्ड फॉर द एक्सट्रैक्शन ऑफ Zn फ्रॉम ZnO, हो ही नहीं सकता, Zn का तो ऑक्सीडेशन हो रहा है। इसका मतलब ये ऑप्शन भी गलत है। एट 500 डिग्री सेल्सियस, 500 ये वाली लाइन, हाँ, कोक कैन बी यूज्ड फॉर द एक्सट्रैक्शन ऑफ Zn। कोक मतलब कार्बन। लो भैया, ये कार्बन को पकड़ लिया, ये इधर, हाँ आ गया, पकड़ में आ गया, ये आ गया Zn। ठीक है, यहाँ पे भैया Zn है नीचे, Zn का क्या होगा बेटा, ऑक्सीडेशन। कार्बन का क्या होगा, रिडक्शन। तो बेटा ऑक्सीडेशन होगा तो एक्सट्रैक्ट कर सकते क्या Zn अपन ZnO से, नहीं कर सकते। तो ये वाला स्टेटमेंट भी क्या है, फॉल्स। तो इलिगम डायग्राम में बस ये एक सूत्र है जिससे सारे आंसर निकल जाएंगे आपके, कि इस स्पेसिफिक टेम्परेचर की लाइन खींचो और उसमें देखो जो नीचे होगा उसका ऑक्सीडेशन, जो ऊपर होगा वो रिडक्शन, क्योंकि तभी आपकी डेल्टा जी नॉट नेगेटिव होती है, मतलब स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। ठीक है, और ज्यादातर रिएक्शन 180 एम पे होती है, इसलिए अपन डेल्टा जी नॉट देखते हैं, वरना स्पॉन्टेनिटी के लिए अपन हमेशा डेल्टा जी देखेंगे। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। ठीक है, साइड राइट, और को मैच करना है अपन को, साइड राइट मतलब FeCO3। तो ये क्या हो जाएगा, C। कायोनाइट, क्ले का दूसरा फॉर्मूला, क्ले का एक तरीके से मिनरल है ये, Al2O3 डॉट 2SiO2 डॉट 2H2। तो ये किसका हो गया, एल्यूमिनियम का हो गया। इसका मतलब D। मेलाकाइट, CuCO3 डॉट CuOH होल ट्वाइस। तो ये किसका हो जाएगा, B। कैलामाइन, ZnCO3। तो ये क्या हो जाएगा, A। तो CdBA। तो ये आंसर 1। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। हॉल हेरोल्ड प्रोसेस, ये तो पिछली क्लास में बता दिया था। रिडक्शन, इसमें इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन होता है, किसका, Al2O3 का, एल्यूमिना का। इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन ऑफ एल्यूमिना, और एल्यूमिना क्या होता है, Al2O3 प्योर भैया। तो Al2O3 का कार्बन के साथ रिडक्शन, कार्बन अपन एनोड में लेते हैं, CO2 प्रोड्यूस होती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1। Cr2O3 Al नहीं, ये तो थर्माइट प्रोसेस है, हॉल हेरोल्ड प्रोसेस के बारे में पूछ रहा है। बाकी तो अपन देखेंगे ही नहीं, क्योंकि जनरली ये तो कोई रिएक्शन ही नहीं हुई, ये तो सिंपल एक अपना कार्बन की स्मेल्टिंग वगैरह जो यूज होती है, और ये सिंपल आपका H2 के साथ रिडक्शन, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो फालतू है सेकंड और थर्ड ऑप्शन। तो क्वेश्चन नंबर 8, कैल्सिनेशन। कैल्सिनेशन डज नॉट डिफाइन, भैया डज नॉट, ठीक है, जो कैल्सिनेशन को डिफाइन नहीं कर रहे हैं। कैल्सिनेशन क्या होता है, हीटिंग इन स्मॉल अमाउंट या फिर एब्सेंस ऑफ एयर, एयर की एब्सेंस में या स्मॉल अमाउंट ऑफ एयर के प्रेजेंस में आपकी हीटिंग करना।
ठीक है, तो Cu2S तो हो ही नहीं सकता, ये सेकंड ऑप्शन डायरेक्ट ही दिख रहा है कि इसमें ऑक्सीजन के साथ आपकी क्या हो रही है, हीटिंग हो रही है, मतलब एयर के साथ आपकी हीटिंग हो रही है, तो ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा क्योंकि नॉट डिफाइंड पूछा है। कार्बोनेट के लिए अपन कैल्सिनेशन यूज करते हैं, हाइड्रोक्साइड्स के लिए भी अपन यूज कर सकते हैं हाइड्रेट फॉर्म को हटाने के लिए, तो ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 वापस है हॉल हेराल्ड प्रोसेस, एल्यूमिनियम इज फॉर्म्ड एट कैथोड एंड कैथोड इज मेड अप ऑफ, सिंपल सा है, कार्बन और कुछ भी नहीं है। ठीक है, प्योर एल्यूमिनियम का तो किस में होता है, मैंने पहले भी बताया था, हुप्स प्रोसेस में, जिसमें अपन एल्यूमिनियम को क्या करते हैं, रिफाइनिंग करते हैं, इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग। क्या ये इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग है, ना भैया ना, इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन प्रोसेस होता है ये हॉल हेराल्ड प्रोसेस। तो कई सारे बच्चों ने तो प्योर एल्यूमिनियम लिख दिया, हो गया भैया, क्लिक कर दिया आगे बढ़ गए, नहीं बेटा, वो हुप्स प्रोसेस में होता है प्योर एल्यूमिनियम जिसमें मिलता है। क्वेश्चन नंबर 10 अ पेयर दैट डज नॉट रिक्वायर्ड कैल्सिनेशन, जिसको कैल्सिनेशन की जरूरत ही नहीं है, कैल्सिनेशन की जरूरत किसको नहीं पड़ती, जो कार्बोनेट नहीं होंगे और जो हाइड्रेट फॉर्म नहीं होंगे, तो देख लो इसमें तो सिंपल मेटल ऑक्साइड है, तो इसमें कैल्सिनेशन की जरूरत है क्या, कैल्सिनेशन रोस्टिंग की जरूरत ही इसलिए होती है कि मेटल ऑक्साइड बना सके, जब मेटल ऑक्साइड पहले से ही है उसका कैल्सिनेशन करने की क्या जरूरत है, तो ऑप्शन नंबर 1 इज आंसर। इसमें ZnCO3 आ गया, कार्बोनेट आ गया, इसमें कैल्सिनेशन पॉसिबल है, रिक्वायरमेंट है इसकी कैल्सिनेशन की, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। इसमें आपका हाइड्रेट फॉर्म में, इसमें भी कैल्सिनेशन की रिक्वायरमेंट है पानी को हटाने के लिए, तो ये भी गलत हो गया। इसमें आपका कार्बोनेट और है ये भी, तो ये भी गलत हो गया क्योंकि इसमें भी कैल्सिनेशन की रिक्वायरमेंट है, क्योंकि इसमें नहीं है मेटल ऑक्साइड्स, ऑलरेडी मेटल ऑक्साइड अपने पास है, कहाँ जरूरत है कैल्सिनेशन की। क्वेश्चन नंबर 11 refining method used when metal and impurity have low and high melting point, इसमें आप देख सकते हो मेटल की impurity, मेटल और impurity इन दोनों में डिफरेंस किस चीज का है, प्रिंसिपल क्या है, मेन प्रिंसिपल क्या है कि इनका डिफरेंट मेल्टिंग पॉइंट है, और जब डिफरेंट मेल्टिंग पॉइंट के बेसिस पे अपन दोनों को क्या करते हैं, सेपरेट आउट करते हैं, तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, डिफरेंस ड्यू टू मेल्टिंग पॉइंट, तो उसका आंसर क्या हो जाएगा, लिक्वेशन, क्योंकि इसमें प्रिंसिपल यही होता है लिक्वेशन में कि मेल्टिंग पॉइंट डिफरेंट हो जाएगा, तो एक मेटल पहले, जो आपका जो मेटल है उसका लो मेल्टिंग पॉइंट है, इसका मतलब वो पहले पिघल जाएगा और इम्प्योरिटी आराम से आती रहेगी भैया, आराम से छप्पन फाड़ गए, तो उस हिसाब से आंसर क्या हो जाएगा, लिक्वेशन। डिस्टिलेशन में डिफरेंस ड्यू टू बॉइलिंग पॉइंट होता है, तो ये तो हो ही नहीं सकता। वेपर फेस रिफाइनिंग उनके लिए यूज होती है जो अपना गैसियस कंपाउंड बनाते हैं और जिससे, लेकिन इम्प्योरिटी गैसियस कंपाउंड नहीं बनाती है। जोन रिफाइनिंग उनके लिए यूज होती है जिसमें अल्ट्रा प्योरिटी चाहिए होती है, जिसमें आपका जो मेटलिक क्रिस्टल होता है उसका क्रिस्टलाइजेशन बहुत जल्दी होता है लेकिन इम्प्योरिटी का नहीं होता, तो अल्ट्रा प्योरिफिकेशन के लिए अपन जोन रिफाइनिंग यूज करते हैं। तो सबके सारे रिफाइनिंग प्रोसेस के आपको प्रिंसिपल पता होने चाहिए कि किस प्रिंसिपल या किस आदर्श के बेसिस पे मेटल और इम्प्योरिटी को सेपरेट आउट किया जाता है रिफाइनिंग प्रोसेस में। इसमें डिफरेंस ड्यू टू मेल्टिंग पॉइंट है, तो आंसर 3। क्वेश्चन नंबर 12 वापस से इनलिगम डायग्राम। अब क्वेश्चन में बोल रहा है किस टेम्परेचर पे ए रिड्यूस करेगा BO2 को, इसका मतलब नेट रिएक्शन क्या होगी, AbO2 बनाएगा जो भी है AO2 प्लस B। इसमें आप देख सकते हो ए का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन, मतलब ए की लाइन क्या होगी, अगर आपको ए को BO2 का रिडक्शन कराना है, इसका मतलब ए वाली, अब देखो इसमें ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है, ए का हो रहा है ना, इसका मतलब ए वाली जो लाइन है वो नीचे आनी चाहिए, जिस भी टेम्परेचर पे नीचे आएगी वहां पे ए अपना BO2 को क्या करेगा, रिड्यूस कर देगा। तो ए वाली लाइन कहाँ पे नीचे आ रही है बेटा, यहाँ पे आ रही है क्या, नहीं, यहाँ तो ऊपर है 20 है, नहीं बेटा, यहाँ पे भी ऊपर है, नहीं बेटा, अरे यहाँ तो मिल ही गई, ये तो इक्विलिब्रियम आ गया, नहीं, तो अपना स्पॉन्टिनिटी कब आएगी, इस वाले टेम्परेचर के बाद में, तो ये वाला टेम्परेचर क्या है, 1400 के आसपास,
तो ग्रेटर देन टेम्परेचर 1400, आप कोई सा भी टेम्परेचर ले लो, चाहे आप ये वाला ले लो, चाहे आप ये वाला ले लो, चाहे आप ये वाला ले लो, ए वाली लाइन हमेशा बी वाली के नीचे होगी। ए आराम से BO2 को रिड्यूस कर देगा। तो ग्रेटर देन 1400, तो कहाँ आ जाएगा, ये रहा। इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। अमंग द रिएक्शन डज नॉट that or does not do not occur in blast furnace, वो बोल रहा है ये रिएक्शन होती ही नहीं है ब्लास्ट फर्नेस में। तो बेटा ये वाली रिएक्शन हो सकती है क्या, नहीं, ये तो हो ही नहीं सकती। हमारी प्राइमरी रिक्वायरमेंट ही यही होती है कि हम FeO को कैसे भी करके एलिमिनेट कर दें। इसके लिए अपन FeO, इसीलिए अपन ब्लास्ट फर्नेस में ट्यूअर से अपन O2 पास करते हैं, जिससे कि ये Fe2O3 बन जाए, और यही Fe2O3 क्या बना देता है, CO के साथ उसका क्या हो जाता है, रिडक्शन, और Fe3O4 बन जाता है। इसका मतलब इसकी अगर वो स्लैग में चला गया, अब सोचो अगर अपन O2 पास नहीं करते तो ये स्लैग फॉर्म कर देता और अपन को आयरन कभी मिल ही नहीं पाता ब्लास्ट फर्नेस से। इसीलिए FeO को हटाने के लिए, उसके कंटेंट को हटाने के लिए अपन O2 डालते हैं, कहां से, ट्यूअर से। ठीक है, तो ये वाली रिएक्शन इसीलिए नहीं होती है, तो ये ऑप्शन करेक्ट है। FeO का कभी भी ऐसा नहीं होता है, वरना स्लैग बन जाएगी, इसलिए ये वाला डी ऑप्शन भी कभी होती नहीं है। ठीक है, और सी वाली रिएक्शन भी कभी होती नहीं है, क्योंकि FeO को हम इससे पहले ये रिएक्शन हो, हम इसका ऑक्सीजन के साथ ऑक्सीडेशन करा के Fe2O3 बनवा देते हैं। इसमें CO की इम्प्योरिटी को रिमूव करने के लिए SiO2 डालते हैं, इसको अपन स्लैग के फॉर्म में चला जाता है। ये फ्यूजेबल मास होता है, इसकी डेंसिटी काफी कम होती है, मॉल्टन मेटल के ठीक ऊपर होता है। ये भैया ये मॉल्टन मेटल Fe, और इधर होता है आपका स्लैग, जिससे कि आपका ऑक्सीडेशन भी रुक जाता है और सेपरेट आउट भी हो जाता है डेंसिटी के बेसिस पे। और ये तो मैंने अभी आपको बता ही दिया कि जो Fe2O3 बनता है उसका वापस से Fe3O4 बन जाता है। ठीक है, CO की मदद से। कम टेम्परेचर पे ही ये रिएक्शन हो जाती है, हाई टेम्परेचर पे फिर कार्बन से CO2 वाली होती है। तो उस हिसाब से आंसर क्या हो जाएगा, ये वाला तो हो नहीं सकता क्योंकि वाली रिएक्शन तो होती है, तो C और D वाला, ये थर्ड ऑप्शन। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 14 में। प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कार्ब आयरन, ये मैं पहले ही बता चुका हूँ क्या होता है, रॉट आयरन 99% प्योर होता है आपका, बचा कुचा थोड़ा बहुत मैग्नीज रहेगा और थोड़ा बहुत आपका कार्बन और सिलिकॉन रहता है। तो आज के लिए बस इतना ही, अगली बार मिलेंगे। ठीक है, अच्छे से आप सब्सक्राइब करो, लाइक करो हमारे चैनल को, लगातार हमारे साथ बने रहिए, ताकि केमिस्ट्री के ज्ञान के साथ साथ और भी ज्ञान आपको मिलते रहे।